Good evening, sir. Good evening. दो मिनट है। थोड़ा वेट करते होगे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम कल कहाँ बात कर रहे थे? हमारी क्या बात हो रही थी कल? सर फर्स्ट हाउस किया हम लोग ने। फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस की बात हो हाँ। गई। तो आज थर्ड हाउस से बात करेंगे। ओके, फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस हमने देख लिया था, आज हम बात करेंगे थर्ड हाउस से कंटिन्यू करेंगे। तो थर्ड हाउस से देखा जाता है पराक्रम देखा जाता है, छोटे भाई बहन। ओके, हमारी स्किल, हमारा कम्युनिकेशन, फिर जो छोटी यात्राएं जो हम करते हैं
ओके, छोटी यात्राएं हैं वो थर्ड हाउस से देखा जाता है, पर अगर बड़ी यात्राएं हो, लंबी ट्रैवलिंग हो, तो वो नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। अभी सिर्फ यही देखेंगे कि ये हाउस, अभी से ये नहीं, आगे जाके वो भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि रीडिंग कैसे करना है। अभी तो सिर्फ ये इसका फर्स्ट पिलर है, ओके, एस्ट्रोलॉजी का। तो थर्ड हाउस से इतनी चीजें हैं वो देखी जाती है, ओके। तो फोर्थ हाउस की बात करते हैं अब। फोर्थ हाउस है वो मेनली, हाँ सॉरी, थर्ड हाउस से मेहनत भी देखी जाती है कि आदमी है वो कितना मेहनत करने के लिए रेडी है, वो कितनी मेहनत कर सकता है, वो भी थर्ड हाउस से देखा जाता है, ओके। हालांकि जैसे पराक्रम ही है, ओके, पराक्रम वहां आ गया तो आप समझ ही सकते हो कि एक पराक्रम मतलब वही होता है कि उसके अंदर कितनी मेहनत करने की कितना जज्बा है उसके अंदर, ओके। तो जिसे कहते हैं हम स्पिरिट होना, एक जज्बा, ओके, लड़ने का, वो थर्ड हाउस से देखा जाता है। फोर्थ हाउस से देखा जाता है हैप्पीनेस देखी जाती है, माता माता की कंडीशन, भूमि, संपत्ति, प्रॉपर्टी, कृषि, ओके। फिर हमारे जो वाहन है, व्हीकल्स, ओके, गाड़ी, बंगला, ये सब यहाँ से देखा जाता है फोर्थ हाउस से। कंफर्ट, हमारी लाइफ में कितना कंफर्ट है, ओके, वो देखा जाता है। तो फोर्थ हाउस अगर बहुत स्ट्रांग होगा तो आदमी को कंफर्ट बहुत पसंद होगा, ओके। कंफर्ट रिलेटेड सारी चीजें हैं वो फोर्थ हाउस से देखे जाते हैं। अब मान लो कि फोर्थ हाउस किसी का अच्छा है तो उसके अंदर कंफर्ट की सारी चीजें होगी, एसी होगा, ओके, उसके पास गाड़ी होगी, गाड़ी भी अच्छी एसी वाली होगी, ओके। तो घर में खाना टाइम पर अच्छा अच्छा खाना मिलता रहेगा उसको, ओके। तो सब कंफर्ट, ओके, ओवरऑल कंफर्ट वहां से देखा जाता है। तो कंफर्ट में आता क्या है, यही तो आता है गाड़ी, बंगला, ओके, जो जिसे हम संसार का जो सुख कहते हैं, ओके, वो सब फोर्थ हाउस से आता है। तो जो संसार का जो भी सारा सुख है ना, वो फोर्थ हाउस से आता है, लेकिन जो रियल जो हैप्पीनेस है, ओके, वो नाइन्थ हाउस से देखा जाता है, ओके, जिसमें संसार का सुख नहीं होता है। नाइन्थ हाउस से वही देखा जाता है, सत्संग देखा जाता है, ओके, स्पिरिचुअल नॉलेज देखा जाता है, स्पिरिचुअल ब्लिस देखी जाती है। हमें अच्छे संत मिलेंगे, हमें अच्छे गुरु मिलेंगे, हमें अच्छा नॉलेज मिलेगा, वो सब नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। इसीलिए फोर्थ हाउस है वो संसार का सुख है, संसार का सुख मतलब गाड़ी, बंगला, ये सब, ओके, हमारे घर में एसी हो, अच्छा बेड हो, ओके, वो सब फोर्थ हाउस से देखा जाता है। जबकि नाइन्थ हाउस से ये सारी चीजें देखी जाती है, हमारे अच्छे गुरु है कि नहीं, हमारा स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट कितना है, ओके, वो सब नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ हाउस से इतना देखा जाता है। फिफ्थ हाउस से देखा जाता है हमारा एजुकेशन, हमारी बुद्धि, ओके, पर यहाँ हमारे इंटेलिजेंस, ओके, जिसे हम कहते हैं अ, हमारा विवेक, ओके, वो फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। हमारी स्टडी, हमारा जब हम लाइफ में सेलिब्रेशन करते हैं, ओके, सेलिब्रेशन वो फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। उसके बाद है हमारे बच्चे, हमारी क्रिएटिविटी,
तो क्रिएटिविटी, हमारी सारी क्रिएटिविटी है वो पांचवें घर से देखे जाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। ओके, हमारा ह्यूमर है वो एक तरह की क्रिएटिविटी है। तो क्रिएटिविटी में सब एक क्रिएटिविटी सबके पास होती है, मालूम है? हम जो बच्चे हमारे होते हैं वो हमारी क्रिएटिविटी है। ओके, एक तरह की, इसलिए पांचवें घर से बच्चे भी देखे जाते हैं। ओके, तो जो भी क्रिएटिविटी के अंदर में जो भी कुछ आता है वो फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। हमारा ह्यूमर है। ओके, उसके अलावा हमारी स्टडी, एजुकेशन, क्योंकि हाँ, रोमांस, लव, ओके, वो भी फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। ओके, तो आपने देखा होगा कि जिनका ह्यूमर अच्छा होता है वो अक्सर वो प्यार मोहब्बत में भी अच्छे होते हैं। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि उनका फिफ्थ हाउस अच्छा होगा, इसीलिए वो ये सारी चीजों में अच्छे हैं। ओके, तो उसके बाद है सिक्स हाउस। तो सिक्स हाउस है वो, वहां से देखा जाता है हमारा डेप्थ। ओके, बट जनरली डेप्थ मतलब जनरली मोस्टली केस में फाइनेंशियल डेप्थ ही आता है। ओके, हालांकि और भी कई जो भी डेप्थ होगा वो सारे डेप्थ आ जाते हैं। अम, हमारे शत्रु और डिसीज, ये तीन, ओके, ये तीन चीजें हैं वो देखी जाती है, डिसीज, शत्रु और डेप्थ, ये देखा जाता है। कंपटीशन, ओके, कंपटीशन है, हम कंपटीशन में जीतेंगे या नहीं। सिक्स हाउस अगर हमारा स्ट्रांग है तो हम कंपटीशन में जीत जाएंगे, हमारे दुश्मनों से जीत जाएंगे। ओके, तो कंपटीशन है वो भी सिक्स हाउस से देखा जाता है। तो अभी गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए जनरली अभी क्या हो गया है, अब सब चीज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ गई है, तो ये हाउस अभी के जमाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। Yes, sir. ओके, तो हम छठे हाउस में थे यार। ओके, तो सिक्स हाउस से ये मेनली तीन चीजें देखी जाती है, फाइनेंशियल डेप्थ, दुश्मन। सर स्क्रीन नहीं नजर आ रही, क्या मेरे उसमें प्रॉब्लम है कुछ? क्या नहीं नजर आ रहा है? स्क्रीन। हाँ, स्क्रीन तो अभी चली गई है एक्चुअली। अच्छा, ठीक है ठीक है। सॉरी, आ रही है अभी। आपके वहां क्यों नहीं आ रही है? अभी मैंने निकाल दी है, अभी मैं फिर से दे रहा हूँ। अभी आ रही है? नहीं आ रही है सर, अभी आ रही हाँ है। अब आ रही है, अब आ रही है सर। ओके, तो उसके मेरी आवाज बाद नहीं है, आ रही सर क्या? आ रही आ रही। ओके सर। उसके बाद है सेवंथ हाउस। तो सेवंथ हाउस से हाँ, सिक्स हाउस से फिर जो डिसीज जो होते हैं ना, वो ऐसे डिसीज के जो हमें जल्दी से थोड़े टाइम में हमें मिट जाते हैं, ऐसे डिसीज होते हैं सिक्स हाउस से। ओके, क्योंकि आठवां घर भी डिसीज का है, लेकिन आठवां घर वो ऐसे डिसीज का है कि जो हमें, जिसे हम क्रॉनिक डिसीज कहते हैं, वो जल्दी से हमें क्योर नहीं होते, जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, स्किन डिसीज है। ओके, ऐसे कोई डिसीज के जो हमें जल्दी से रिकवर, जिसमें से रिकवर होना थोड़ा मुश्किल होता है। जबकि सिक्स हाउस मतलब फीवर है, ओके, कफ है, कोल्ड है, ऐसे डिसीज है वो सिक्स हाउस से देखे जाते हैं, जिसमें से हम
थोड़े टाइम में रिकवर हो जाते हैं। इसीलिए छठे घर से भी बहुत बुरा हाउस है वो, उससे भी बुरा हाउस है वो 8वां घर है। ओके, क्योंकि उसमें ऐसे प्रॉब्लमें आती है। ओके, बट इससे पहले हम वहां जाए, उससे पहले हम 7वें घर की बात करते हैं। तो 7वां घर है मैरिज का, है मैरिज लाइफ का है, लाइफ, फिर पार्टनर से हमें कितना लाभ मिलेगा या कितनी खुशी मिलेगी, वो भी 7th हाउस से देखा जाता है। हमारे पार्टनर से हमें कितना प्यार मिलेगा या हमारा, ओके, क्योंकि मैरिज लाइफ आ गई, उसका मतलब यही है ना कि उससे कितना प्यार मिलेगा, उससे कितनी खुशी मिलेगी, वो भी 7th हाउस से देखा जाता है। किसी भी तरह की हम पार्टनरशिप जो करते हैं वो भी 7th हाउस से देखा जाता है। ओके, हमारा बिजनेस है वो भी 7th हाउस से देखा जाता है। ओके, हाँ सॉरी, 6th हाउस से जॉब भी देखी जाती है। ओके, और 6th हाउस से जॉब देखी जाती है, और 7th हाउस से बिजनेस देखा जाता है, और 10th हाउस से देखा जाता है कि ये या तो हम 6th हाउस वाला जॉब कर रहे हैं, उससे हमें उससे कितनी सक्सेस मिली, या हमने बिजनेस किया है उससे कितनी सक्सेस मिली, मतलब 10th हाउस से सक्सेस देखी जाती है। ओके, आज तक मैं भी इसमें कंफ्यूज था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि 6th हाउस है वो जॉब का है और 10th हाउस है वो बिजनेस का है, बट ऐसा नहीं है। 6th हाउस है वो जॉब का है, 7th हाउस है वो बिजनेस का है, और 10th हाउस है वो सिर्फ सक्सेस का है। मतलब कि चाहे आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, उसमें से कितनी सक्सेस मिली वो आपको 10th हाउस से पता चलेगा। ओके, मतलब प्रतिष्ठा कितनी मिली, या 10th हाउस से आप इतना कह सकते, या उस तरह से देखा जाता है कि आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो या चाहे आप जॉब कर रहे हो, लेकिन वो आप कितने शिद्दत से कर रहे हो वो 10th हाउस से देखा जाएगा। ओके, तो 7th हाउस समझ में आ गया कि हर तरह का जो मैरिज, मेनली तो मैरिज लाइफ है, हर तरह की पार्टनरशिप है, ओके, बिजनेस है, वो सब 7th हाउस से देखा जाता है। 8th हाउस है, उससे देखा जाता है हमारी आयु देखी जाती है, हमारा गुप्त धन, हमारा मृत्यु, हमारे दुख। यहाँ से मृत्यु तुल्य जो कष्ट हमें मिलते हैं वो 8वें घर से देखे जाते हैं। ओके, फिर अकल्ट, हमारे सारे सीक्रेट, हमारी प्राइवेट लाइफ, हमारी प्राइवेट में जो भी हमारा जो भी कुछ प्राइवेट है ना, वो सब 8वें घर से देखा जाता है। तो ओके, हमारा सबसे प्राइवेट क्या होता है, हमारी पर्सनल, ओके, सेक्स लाइफ है वो हमारी सबसे प्राइवेट चीज होती है। तो सेक्स लाइफ है वो भी 8th हाउस से देखी जाती है। ओके, और जैसे कि मैंने आगे कहा था, वैसे 8th हाउस से क्रॉनिक डिसीज भी देखा जाता है। ओके, क्रॉनिक डिसीज मतलब जो आसानी से जो रिकवर नहीं होते, जिसमें से हम, ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि, ओके, मैंने जैसे यहाँ एग्जांपल दिया, किसी को क्रॉनिक कफ भी हो सकता है। ओके, आप देखना कुछ लोगों को हमेशा कफ रहता ही है थोड़ा थोड़ा। ओके, हम कुछ लोगों को हमेशा कोल्ड रहता ही है थोड़ा थोड़ा। ओके, तो उसका मतलब ये है कि उनको ये 8th हाउस वाला डिसीज हुआ है। समझ रहे हो? यस सर। उसके बाद है 9th हाउस। ओके, तो जैसे मैंने कहा था 9th हाउस, ओके, जैसे मैंने कहा था चौथा घर है वो संसार का सुख है, लेकिन 9th हाउस है वो किसका सुख है, वो स्पिरिचुअल ब्लिस है। ओके, जिसे कहते हैं भगवान का सुख।
संसार से ऊपर वाला जो सुख होता है वो सत्संग जिसे कहते हैं हम। ओके, सत्संग कहते हैं ना कहीं आपने सुना होगा कि सत्संग का जो सुख है वो ये जो संसार के लोग हैं वो नहीं समझ पाते हैं उसको। वो तो एक उसका एक भजन भी ऐसा था कि इसका जो सुख है ना वो तो महलों से भी ऊंचा है। ओके, तो ये है कि फोर्थ हाउस का जो सुख है वो संसार का है, तो नाइन्थ हाउस का जो सुख है वो ये इस तरह से संसार से जो परे है। ओके, क्योंकि ये चीज एक्चुअली बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इसको नहीं मेंशन करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि शायद उन लोगों ने ही उसको फील नहीं किया होता है। पर मेरा नाइन्थ हाउस बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए मैंने मेरी लाइफ में ये स्पिरिचुअल फोर्थ हाउस थोड़ा वीक है, तो मैंने संसार के सुख इतने मैंने फील नहीं किए हैं। लेकिन ये सारा जो सुख है ना जो जिसमें मुझे ऐसा फील हो कि मैं भगवान के बहुत करीब हूँ। ओके, ये मैंने बहुत फील किया है मेरी लाइफ में, इसलिए ये मैं कह रहा हूँ आपसे। ओके? तो ये नाइन्थ हाउस है। नाइन्थ हाउस से विदेश यात्रा, लंबी यात्रा, ओके, धर्म स्थानों की यात्रा, ये सारी जो यात्रा है वो भी नाइन्थ हाउस से देखी जाती है। ऐसी यात्रा जो यात्रा करके आपको बहुत ही सुकून मिले, ऐसी यात्रा नाइन्थ हाउस से देखी जाती है। ओके, थर्ड हाउस से, लेकिन थर्ड हाउस से जो हम पिकनिक करने जाते हैं ना वो देखा जाता है। ओके, थर्ड हाउस से मतलब मान लो कि आप 2 दिन में ही वापस आ गए। ओके, तो वो 2-3 दिन में वापस आ गए तो वो थर्ड हाउस से देखा जाता है। लेकिन आप अराउंड 10 डेज या अराउंड 4 दिन से ज्यादा के लिए जा रहे हो कहीं पे, या बहुत दूर जा रहे हो, मान लो कि हम यहाँ से जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, मनाली जा रहे हैं। ओके, हालांकि अगर आप शिमला या मनाली में ही रह रहे हो तो आपके लिए फिर वो नहीं माना जाएगा। ओके, तो ये डिफरेंस है। पर कोई मुंबई से जा रहा है शिमला मनाली तो उसके लिए ये नाइन्थ हाउस वाली यात्रा बन जाएगी। सर नाइन्थ हाउस वाली जो यात्रा आएगी वो कौन से ग्रह से आएगी सर? नाइन्थ हाउस से नहीं, जो आप कह रहे हैं कि लंबी यात्रा जो होगी, बाहर की यात्रा जो होगी, नाइन्थ हाउस से नाइन्थ हाउस से ही ना, तो वो हाउ टू फाइंड आउट कि कौन सा ग्रह उसमें हो के पता लगेगा कि यात्रा है? कोई भी प्लैनेट हो वहां, वो प्लैनेट वहां स्ट्रांग हो, राहु प्लैनेट वहां स्ट्रांग हो तो राहु की दशा में भी फिर आपको हो सकती है यात्रा। ओके, एनी प्लेनेट फॉर दैट मैटर, हाँ, एनी वो प्लेनेट। प्लैनेट वहां स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, ओके। ओके, तो ओके मतलब कि अगर हम मतलब मुंबई वाला पर्सन जब शिमला जाएगा तो उसे बहुत ही अच्छा वो आनंद आएगा। तो शिमला वाले को शिमला वाला वहां घूमेगा तो उसको उसे नाइन्थ हाउस जैसा मजा नहीं आएगा ना। नाइन्थ हाउस का मजा कैसा है? ओके, बहुत ही अच्छा है, बहुत ऊपर वाला है। और थर्ड हाउस से पिकनिक वाला मजा है वो। ओके, तो आपको पिकनिक में ज्यादा मजा आएगा कि ये बहुत दूर जाओगे तब ज्यादा? ऑब्वियसली जब बहुत ज्यादा दूर जाओगे तब मजा आएगा। ओके, तो थर्ड हाउस से जो मजा मिलता है हमें जो वो खुशी मिलती है, वो एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं कि वो सुपरफिशियल टाइप होती है। और नाइन्थ हाउस से जो ये यात्रा का जो हमें सुख मिलता है, यात्रा से जो खुशी मिलती है, वो बहुत ही डीप लेवल की होती है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड सर। मैं एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछिए। जैसे मैं अपना केस ले रहा हूँ कि मैं इतनी यात्रा करता हूँ, प्रैक्टिकली 20 days in a month travel, that will be denoted by third house. हाँ, थर्ड हाउस अगर आप बार बार मान लो कि आप, हाँ, वो आपको थर्ड हाउस से मतलब कि आपका थर्ड हाउस ही इस तरह का होगा। ठीक है, जैसे आज बॉम्बे गया, कल बेंगलोर गया, फिर रांची गया, आई मीन 10-12 दिन 15 दिन। दो तो तीन दिन में
2-3 दिन वहां एक ही दिन में, या ओके वहां, हाँ, एक दो दिन ही रहे मतलब। हाँ वो थर्ड हाउस से दैट देखा। दैट विल बी सीन फ्रॉम थर्ड हाउस। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके, नाइन्थ हाउस से फिर हमारी, ओके, नाइन्थ हाउस से सबसे बड़ा है लक देखा जाता है, हमारा हमारा भाग्य। और पिता है हमारा, हमारे जो पिताजी है वो भी नाइन्थ हाउस से देखे जाते हैं। क्योंकि हालांकि इसमें बहुत ही वो डिबेट है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि 10th हाउस से पिता का देखा जाता है, ओके, और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि 9th हाउस से देखा जाता है। बट ये डिबेट में मैं ऐसा भी नहीं कहता हूँ कि कंपलसरी 10th हाउस को आप इग्नोर कर सकते हो। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि 9th हाउस ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि हमारा सबसे बड़ा लक क्या है, हमारे पिताजी तो है हमारे, ओके, क्योंकि 9th हाउस लक का है। इसीलिए मैं 9th हाउस को ज्यादा उसके साथ कनेक्ट करता हूँ, ओके, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा लक हमारे फादर ही है, ओके, इसीलिए 9th हाउस है वो फादर के लिए बेटर है। यार फिर लोग कुछ, ओके, ऐसा भी लॉजिक लगाते हैं, तो 4th हाउस अगर माता का है तो 10th हाउस पिता का होना चाहिए, ओके। जैसे हमारा पहला घर है और 7वां घर हमारी वाइफ का होता है, या हमारे पार्टनर का होता है, सॉरी, तो यहाँ भी माता से 7th हाउस, ओके, उनके पार्टनर का होगा, ओके। बट ये सब चीजें, ओके, वो लॉजिक ये कुंडली में इस तरह से नहीं लगाना चाहिए, ओके। वहाँ हाउस का जो अगर हाउस के जो नेचर है, हाउस जो डिनोट करता है, ओके, उस तरह से अगर देखें तो 9th हाउस ज्यादा फादर के लिए ज्यादा बेहतर उसको माना जा सकता है। इसीलिए मैं 9th हाउस को ज्यादा मानता हूँ, ओके। और मेरे केस में मतलब मेरी कुंडली के साथ मैच भी हो रहा है उसी तरह, अगर मैं 9th हाउस को मानता हूँ, ओके, फादर का, तो वो उस तरह से मैच होता है। ओके, उसके बाद है 10th हाउस। तो 10th हाउस है वो है हमारे कर्म का, ओके। हम जो भी काम कर रहे हैं उससे हमें नेम फेम मिलेगा या नहीं। मतलब 6th हाउस वाला अगर जॉब कर रहे हैं या 7th हाउस वाला बिजनेस कर रहे हैं, ओके, पर उससे हमें नेम फेम मिलेगा कि नहीं, वो 10th हाउस से देखा जाएगा। इसीलिए 10th हाउस है ना, वो नेम फेम हमें कब मिलेगा, नेम फेम हमें तब ही मिलेगा जब हम वो काम है वो बहुत शिद्दत से कर रहे हैं, ओके। इसलिए 10th हाउस है वो, चाहे आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, लेकिन वो चीज आप कितनी शिद्दत से कर रहे हो वो 10th हाउस से देखा जाएगा, ओके। तो हमारा स्टेटस, नेम फेम, हमारे हमें जो मेडल मिलते हैं, हमें जो सर्टिफिकेट मिलते हैं, हमें जो डिग्रियां मिलती है, या वो सब चीज है वो 10th हाउस से देखा जाता है, ओके। हमारे सारे अचीवमेंट, ओके। तो मतलब कि टोटली कर्म कर्म का हाउस है। मतलब हमारे कर्म की वजह से हमें जो भी हमें मिलता है वो 10th हाउस से देखा जाता है। तो कर्म की वजह से हमें क्या मिलता है, नेम फेम मिलता है, हमें अचीवमेंट मिलती है, ओके, धन मिलता है। तो कभी कभी 10th हाउस से थोड़ा धन भी देखा जाता है, ओके। ऐसा हो सकता है कि किसी का 2nd हाउस बहुत ही वीक हो, लेकिन 10th हाउस अच्छा हो तो भी उसको धन मिल सकता है, ओके। तो इस तरह से 10th हाउस है वो इस तरह से, ओके। 11th हाउस की बात करते थे, 11th हाउस से देखा जाता है हमारी इनकम देखी जाती है। हमें
हमारी 20 जो भी हमारी सारी 20 है वो पूरी होगी कि नहीं होगी, वो 11th हाउस से देखा जाएगा। ओके, अगर 11th हाउस अगर हमारा स्ट्रांग नहीं होगा तो हमारी जो भी सारी 20 है वो पूरी नहीं होगी। हमारे बड़े भाई बहन वो भी हम 11th हाउस से देखते हैं। हमें लॉटरी मिलेगी। ओके, अच्छा। ओके, नहीं सॉरी, लॉटरी का तो 8th हाउस से आएगा। ओके, क्योंकि अचानक हमें जो धन मिलता है वो 8th हाउस से देखा जाता है। ओके, लेकिन जो हमारी इनकम होती है ना वो सेकंड 11th हाउस से देखी जाती है। मतलब कि ओके, याद रखना, इनकम से हमारी फाइनेंशियल कंडीशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। फाइनेंशियल कंडीशन सेकंड हाउस से देखा जाएगा। मतलब कि 11th हाउस अगर आपका अच्छा हो तो मान लो कि आपकी इनकम अच्छी होगी, लेकिन सेकंड हाउस अगर आपका बुरा है तो भी आपको सेविंग नहीं हो पाएगी। सेकंड हाउस से सेविंग देखा जाता है। और अमीर किसको बोला जाता है? जिसके पास सेविंग होती है उसके पास। ऐसा नहीं कि जो हर महीने 1 लाख कमाता हो और 1 लाख खर्च कर देता हो, तो वो कभी पैसे वाला बन पाएगा, अमीर बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। ओके, इसीलिए वो अमीर है कि गरीब है वो सेकंड हाउस से देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस है वो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है। क्यों उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है? क्योंकि वहां सेविंग है। और 11th हाउस सिर्फ उसकी इनकम है। ओके, ऐसा भी होगा कि 11th हाउस उसका स्ट्रांग नहीं है तो भी वो सेविंग कर पाएगा, अगर उसका सेकंड हाउस है वो स्ट्रांग है तो। अंडरस्टूड? ओके। Right, sir. ओके, तो हम कहते हैं ना कि क्रेडिट और डेबिट। ओके, क्रेडिट मतलब क्या? हमारे पास आना। और डेबिट मतलब क्या? जाना। ओके, तो 11th हाउस है वो क्रेडिट है और 12th हाउस है वो डेबिट है। ओके, मतलब 11th हाउस है वो प्रॉफिट है और 12th हाउस है वो लॉस है। तो अब बात करते हैं 12वें घर की। तो 12वां घर क्या है? वो लॉस का है, मृत्यु का है। ओके, फिर भोग विलास का भी 12th हाउस है। इन शॉर्ट, इसकी फिलोसॉफी आप समझिए कि अगर ज्यादा भोग विलास करोगे तो आपको लॉस होगा। ओके, इसलिए बैड प्लीजर है वो भी 12th हाउस से देखा जाता है। ओके, इसीलिए किसी संत ने कहा है कि ज्यादा, चलो उसको रहने दो। ओके, तो यही है 12th हाउस से क्या देखा जाता है? लॉस, हर तरह के लॉस। मान लो कि आपका 7वें घर का स्वामी है वो 12वें घर में चला गया, तो इसका मतलब क्या है कि डाइवोर्स होने के चांसेस है। क्योंकि 7वां घर क्या है? मैरिज है और 12वां घर क्या है? लॉस। ओके, मतलब कि डाइवोर्स होगा। ओके, मैरिज का लॉस होगा कभी भी। 10वें घर का स्वामी 12वें घर में चला जाए तो बार बार वो काम छोड़ेगा, काम बदलेगा। ओके, क्योंकि काम का लॉस होता रहेगा। एक काम छोड़ेगा दूसरा पकड़ेगा, एक काम वो फिर उसका लॉस होगा फिर नया पकड़ेगा। ओके, दूसरे घर का स्वामी 12वें घर में चला जाए तो मतलब कि ऐसा होगा कि कभी कभी उसकी सेविंग है वो पूरी कहीं चली जाएगी। ओके, तो 12th हाउस से इन्वेस्टमेंट भी देखा जाता है, चैरिटी भी देखी जाती है। आदमी चैरिटी करता है कि नहीं, तो चैरिटी भी वहां से देखी जाती है। ओके, इसीलिए अगर हमारा जब 12th हाउस अगर हमारा बुरा होना तो हमें क्या करना चाहिए? चैरिटी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 12th हाउस बुरा है तो कभी ना कभी तो लॉस होने वाला ही है।
तो अच्छा है ना कि लॉस हो उससे पहले हम चैरिटी में किसी को दे दे। ओके, समझ रहे हो? यस सर। ओके, तो ये हुए हमारे 12 घर। ओके, और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे कोर्स में। ओके, तो मेन जो रूल है उसको अभी देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि रूल अभी समझ में आएंगे नहीं। ओके, बट मैंने जब नए नोट्स बनाई थी तो रूल्स ही पहले डाल दिए थे। ओके, बट उससे पहले हम देखते हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजी में जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी और केपी एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा डिफरेंस है कि जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम प्रेडिक्शन करते हैं कि मान लो कि हमें मैरिज मैरिज का प्रेडिक्शन करना है तो वहां हम सिर्फ 7th हाउस को देखते हैं, 7th हाउस की कंडीशन देखते हैं। जबकि केपी में ऐसा है कि ओके एक ग्रुप होता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर लॉन्गेविटी देखनी है तो 183 तीनों हाउस देखने हैं। उसी तरह देखो मैरिज का यहाँ आप देख पाओगे, मैरिज का है तो मैरिज के लिए 2 7 11 तीनों देखने हैं। चाइल्ड बर्थ को देखना है तो 2 5 11 तीनों है। सर्विस को देखना है तो 2 6 10, गेन ऑफ मनी है तो 2 6 11। ओके, ये सबको देखना है। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से जो कोई मेन हाउस है वो मेन हाउस अगर अकेला वो अगर दशा में आ जाए, ओके, तो भी उसका वो इवेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैरिज के लिए मेन हाउस कौन सा है हमारा, मैरिज के लिए हमारा मेन हाउस है वो 7th हाउस है। तो 7th हाउस आगे मैं बताऊंगा कि कैसे हमें देखना है। ओके, बट अभी ये समझ लो कि अगर 7th हाउस का कनेक्शन आता है दशा में तो भी वो इवेंट हो सकती है। ओके, पर वो अब आगे देखेंगे हम कि कैसे करना है। पर उससे पहले ओके, ये मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट हाउस से हम क्या क्या देख सकते हैं। गुड हेल्थ, डिसीज, एक्सीडेंट, सुसाइड, सक्सेस इन सेल्फ एफर्ट, स्टेटस एंड रिस्पेक्ट। ओके, सेकंड हाउस से क्या क्या देखो, यहाँ ये भी दिखा लिखा है कि ये प्राइमरी हाउस ये है लेकिन सपोर्टिंग हाउस ये है। सेकंड हाउस से क्या क्या देखा जाता है, फाइनेंशियल स्टेटस, obtaining loans, obtaining jewelry, defects in speech and vision, इंश्योरेंस क्लेम, मेडिकल क्लेम्स, ये सब सेकंड हाउस से देखा जाता है। लेकिन उसका सपोर्टिंग हाउस भी हमें देखते रहना है। थर्ड हाउस से क्या क्या देखा जाता है, साइनिंग ए कॉन्ट्रैक्ट, मीटिंग बैंक ऑफिसर फॉर ओवरड्राफ्ट, फिलिंग ए कोर्ट केस, स्टार्टिंग जर्नी, नेगोशिएशन, younger co-born proneness to sickness। ओके, जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना वो भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। हम अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। ओके, फोर्थ हाउस। सर सर इसका मतलब जैसे साइनिंग ए कॉन्ट्रैक्ट, प्राइमरी हाँ हाउस इज 3, हाँ सपोर्टिंग हाउस इज 6 9 11। दैट मीन्स अगर 6 9 11 में अच्छे ग्रह बैठे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट अच्छा साइन होगा। डज दिस मीन दिस थिंग? हाँ। ओके। ओके, उससे फोर्थ हाउस से क्या क्या, प्राइमरी एजुकेशन, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, व्हीकल, फर्नीचर, टेकिंग पोजीशन ऑफ फ्लैट, क्वार्टर एटसेट्रा। ओके, फाउंडेशन ऑफ हाउस, ऑक्यूपाइंग ए न्यू हाउस, मदर प्रोनेस टू सिकनेस, ये सब फोर्थ हाउस से देखा जाता है। फिफ्थ हाउस से चाइल्ड बर्थ, एजुकेशन। एजुकेशन फोर्थ हाउस से प्राइमरी देखा जाता है। यहाँ से कौन सा देखा जाता है, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी। फिफ्थ हाउस से प्रेगनेंसी, लव मैरिज, सक्सेस इन स्पोर्ट्स, फाइन आर्ट्स, फिल्म, स्पेक्यूलेशन एज प्रोफेशन, सीजेरियन। अगर फीमेल की कुंडली में फिफ्थ हाउस है वो बिगड़ा हुआ है
ओके, तो सिजेरियन आ सकता है। जैसे कि मैंने कहा था ना वो टाइम पे कि अगर फिफ्थ हाउस का स्वामी एट्थ हाउस में चला जाए, मतलब कि क्या हुआ, फिफ्थ हाउस का स्वामी बिगड़ गया, एट्थ हाउस में गया तो ओके। सिक्स हाउस से देखा जाता है डिसीज, प्रॉमिस ऑफ लॉन, सक्सेस इन कंपटीशन, सक्सेस इन लिटिगेशन, रिकवरी फ्रॉम डिसीज, मेडिकल प्रैक्टिशनर, लीगल प्रोफेशन, ये सब देखा जाता है। सेवंथ हाउस से मैरिज, सेकंड चाइल्ड, पार्टनरशिप, थेफ्ट, डेंजर फ्रॉम ओपोनेंट्स, मैरिज एंगेजमेंट। ओके, लिव इन रिलेशनशिप अभी चल रहा है तो वो भी सेवंथ हाउस से ही देखा जाता है। ओके, उसका कोई नया हाउस नहीं है, याद रखना। ओके, तो ये सब आप गो थ्रू कर लेना। अभी मैं ओके, अभी हमारा जो कंसेप्ट है ओके वो है सिग्निफिकेटर। तो इसमें जो सिग्निफिकेटर का जो रोल है, पूरी जो केपी एस्ट्रोलॉजी है वो सिग्निफिकेटर पर है। ओके, मतलब कि हमें अभी सबसे पहले ये कि सिग्निफिकेटर मतलब क्या। ओके, मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि मैरिज का सिग्निफिकेटर प्लैनेट है वो वीनस है। ओके, क्योंकि वीनस है वो मैरिज करवाता है। वीनस है वो एक फीमेल को मेल से और मेल को फीमेल से अट्रैक्ट करवाता है। ओके, इसीलिए वीनस है वो मैरिज का प्लैनेट है। इसे हम ऐसा कह सकते हैं कि वो सिग्निफिकेटर है मैरिज का। पर केपी में तो ये तो हुआ नेचुरल सिग्निफिकेटर है उसका। सूर्य है वो नेम फेम का सिग्निफिकेटर है। शनि है वो मेहनत का है, स्ट्रगल का सिग्निफिकेटर है। मंगल है वो भूमि का है, यंगर ब्रदर का है। ओके, उसका है मंगल। पर तो ये हो गए नेचुरल सिग्निफिकेटर। पर हमारी कुंडली में भी सिग्निफिकेटर होते हैं। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की कुंडली इस तरह से बनी हुई हो कि उसकी कुंडली में मंगल है वो मैरिज का सिग्निफिकेटर हो। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि मंगल है वो भूमि का सिग्निफिकेटर में से निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। सबके जो उनका जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है वो ऑलवेज रहेगा। बट वो कुंडली में उस तरह से बैठ के आए हैं तो उनको एक एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी की कुंडली में मंगल है वो सातवें घर में बैठ गया, तो मंगल है वो नेचुरल सिग्निफिकेटर भूमि का, वो सबका तो है ही, लेकिन वो पर्सन के लिए वो फिर मैरिज का भी सिग्निफिकेटर हो गया। वो वो पर्सन की कुंडली वो पर्सन की मैरिज है वो मंगल की दशा में भी हो सकता है। ओके, क्योंकि उनका मंगल है वो क्या है, सिग्निफिकेटर बन गया। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रहा है। सर आ रहा है लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। ओके, एक कुंडली दिखाता हूँ। सर अगर हाँ, मार्स यही ऐसा है। हाँ। यही कुंडली में देखते हैं। देखो, जुपिटर है वो 11वें घर का स्वामी है। सॉरी, 11वें घर में बैठा है यहाँ। और हाँ, हालांकि ये कुंडली में 11वें घर का स्वामी भी है, क्योंकि 12वीं राशि कौन हाँ सी होती है, जुपिटर की ही होती है। नहीं सर। ओके, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ जुपिटर है वो इनके 11th हाउस, मतलब इनकम का सिग्निफिकेटर है इनका। ओके, इनकी कुंडली में जुपिटर है वो इनकम का सिग्निफिकेटर बना है। बट एक्चुअली जुपिटर नेचुरल सिग्निफिकेटर तो किस बात का है, फिलोसॉफी का है, टीचिंग का है, एजुकेशन का है, विजडम का है, और ये सब चीजों का है, वेल्थ का है। ओके, बट यहाँ इनका इनकम भी, मतलब नेचुरल सिग्निफिकेटर तो उसका रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये ऐड हुआ जुपिटर, ये भी चीज, मतलब जुपिटर की दशा में इनकी इनकम है वो बहुत अच्छी होगी। समझ रहे हो। हाँ, सर। तो ये चीज को सिग्निफिकेटर कहते हैं कि ये जुपिटर है वो इनकी इनकम का सिग्निफिकेटर हुआ।
जैसे राहु है, राहु इनके 12वें घर में बैठ गया तो मतलब ये कि राहु इनके लॉस का सिग्निफिकेटर हो गया, क्योंकि 12वां घर क्या है, लॉस का है। ओके। ओके, यहाँ सैटर्न है वो लक के घर में बैठ गया, मतलब यहाँ के सैटर्न है वो इनके लक का सिग्निफिकेटर हो गया। ओके, इस तरह से। या फिर सिंपली हम ऐसा कह सकते हैं कि ये प्लैनेट है ना, वो हाउस का सिग्निफिकेटर बन गया। ओके, क्योंकि हम यहाँ हाउस कौन से प्लैनेट है वो कौन से हाउस का सिग्निफिकेटर है वो हमें ढूंढना है। ओके, तो ये सिग्निफिकेटर ढूंढना ये बहुत ही पेचीदी मतलब बहुत ही थोड़ी मुश्किल है, बट कंपलसरी नहीं है कि आप वो उसको आप सीखो ही। ओके, आप अभी तो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है तो डायरेक्टली हमें मिल जाएंगे। जब भी आप कुंडली बनाओगे केपी में जाके तो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, लेकिन ये आप समझोगे तो अभी हम समझते हैं कि ये सिग्निफिकेटर निकालते कैसे है। तो यहाँ 2 तरह की कुंडलियां होती है। सबसे पहले तो जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ कौन सी कुंडलियां होती है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सबसे एक ही कुंडली होती है जिसे हम लग्न कुंडली कहते हैं। तो ये लग्न कुंडली है और ये केपी कुंडली है। पर यहाँ केपी एस्ट्रोलॉजी में हमें दोनों कुंडलियां देखनी होती है। ओके, लग्न कुंडली भी देखनी होती है और केपी की कुंडली भी देखनी होती है। दोनों कुंडली को मिला के प्रेडिक्शन होता है। ओके, तो यहाँ ऐसा होगा कि देखो कुछ प्लैनेट है वो आगे पीछे हो जाएंगे। देखो यहाँ लग्न कुंडली में मंगल है वो दूसरे घर में है, तो यहाँ देखते हैं कि मंगल पहले घर में आ गया है केपी चार्ट पे। ओके, तो इसका रीजन क्या है? तो ये लग्न की डिग्री देखो, आप नीचे डिग्री लिखी है हर प्लैनेट की, एलए एलए के सामने डिग्री लिखी हुई, क्या लिखी है? 26 लिखी है। 26। ओके, मतलब कि यहाँ लग्न कुंडली में ये घर है ना, वो कहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है? 26 से स्टार्ट हो रहा है। तो केपी में ऐसा होता है कि ऐसा मान के चलते हैं कि ये 15 डिग्री से स्टार्ट होना 15 डिग्री से लेना है, हमें स्टार्टिंग करना है। ये जब केपी चार्ट हम बनाते हैं ना, तो इसको 15 डिग्री से स्टार्ट करना है। तो 15 डिग्री से स्टार्ट होगा तो आगे वाली राशि में जो 15 डिग्री के अंदर जो प्लैनेट है ना, वो आगे वाले घर में चले जाएंगे। तो मंगल है वो 1 डिग्री पर है, तो मंगल है वो आगे वाली राशि में चला गया। पर अब मान लो कि मंगल यहाँ 20 डिग्री का होता तो मंगल है वो वहां ही रहता। ओके, इसलिए मंगल है वो आगे वाली राशि में चला गया। कहने का मतलब ये है कि मंगल यहाँ दूसरे घर में होते हुए भी वैदिक एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या कहता है कि ये दूसरे घर का रिजल्ट देगा, पर केपी एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है कि ये पहले घर का रिजल्ट देगा। ओके, तो केपी और वैदिक में ये फर्क है। ओके, बट सर फिर एक्यूरेसी किस में हुई? दोनों से प्रेडिक्शन है वो सेम ही। सॉरी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चलित चार्ट भी आता है, चलित कुंडली भी आती है। ओके, तो वो चलित कुंडली भी ये केपी की तरह ही होती है वो। ओके, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इसीलिए वैदिक में वो चलित कुंडली भी देखते हैं, इसीलिए वो फिर केपी और वैदिक का दोनों का मैच हो जाता है। ओके, तो
एक सिंपल रूल बता देता हूँ। ओके, एक सिंपल बात है, वो आप दिमाग में ले देना। जब भी हमें ये दोनों कुंडलियां किस तरह से यूज करनी है, तो ये जो लग्न कुंडली है ना, आपको लिखना है तो लिख दो। लग्न कुंडली तब हमें यूज करनी है जब हमें देखना हो कि कोई भी प्लैनेट है वो कौन से घर का स्वामी है। तो वो हम कहाँ से देखेंगे? यहाँ से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें देखना है कि मंगल है वो कौन से घर का स्वामी है, तो कौन कौन से घर का स्वामी आएगा वो? मंगल की कौन कौन से नंबर की राशियां है, पहले तो ये बोलो। वो मंगल ना 1 और 8 सर, 1 and 8। हाँ, तो 1 नंबर की राशि 12वें घर में है और 8 नंबर की राशि है वो 7वें घर में है। मतलब कि मंगल है वो 12वें घर और 7वें घर का स्वामी है। जी। ओके, मतलब कि कौन से घर का स्वामी है वो हम लग्न कुंडली से देखेंगे, लेकिन कोई भी प्लैनेट है वो कहाँ बैठा है वो हम केपी कुंडली से देखेंगे। मतलब हम अगर देखना है कि मंगल है वो एग्जैक्टली कहाँ बैठा है, तो वो दूसरे घर में नहीं पर पहले घर में बैठा है। ओके, तो ये दो कुंडली का काम यही है। अलग तो सर अलग इसका, कुंडली। तो इसका मतलब इसका मार्स जो है वो खराब हो गया ना सर। क्यों खराब हो गया? 7th लॉर्ड 12th लॉर्ड लग्न में बैठा है, तो इसका तो हेल्थ इशू रहेगा ना सर। हाँ, 12th लॉर्ड और 7th लॉर्ड लग्न में बैठा है, तो इसका तो हेल्थ इशू रहेगा ना सर, मंगलिक हो गया ना सर। नहीं, उस तरह से प्रेडिक्शन करनी है ना, तो ऐसा ही माना जाएगा कि 12वें घर का स्वामी दूसरे घर में है। अच्छा, वो वैदिक वाला होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अगर उस तरह से हमें सब एनालाइज करना है ना कि भाई ये घर का स्वामी कहाँ बैठा है, उस तरह तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, तो उसके लिए तो फिर वैदिक का ही रूल लगेगा। ये यहाँ तो ये रूल नहीं लगेगा कि भाई आपका 12वें घर का स्वामी पहले घर में आ गया। इस तरह से नहीं माना जाएगा। ओके, यहाँ दोनों चीजों को अलग अलग ही माननी है आपको कि मंगल है वो 12वें घर का स्वामी है और 7वें घर का स्वामी है और बैठा है पहले घर में। बस इतना ही मानना है। बट इसका मतलब आपको इस तरह से प्रेडिक्शन नहीं स्टार्ट करनी देनी है कि भाई 7वें घर का स्वामी तो पहले घर में आ गया तो क्या होगा, 12वें घर का स्वामी पहले घर में आ गया तो क्या होगा। उस तरह से प्रेडिक्शन नहीं स्टार्ट कर देनी है। उस तरह से प्रेडिक्शन करनी है तो फिर उसी तरह से करना है हमें कि 7वें घर का स्वामी दूसरे घर में आया गया तो क्या होगा, 12वें घर का स्वामी दूसरे घर में गया तो क्या होगा। ओके, यहाँ फिर आप क्या कर रहे हो, वैदिक और केपी को मिक्स कर रहे हो। वो मिक्स नहीं करना है। अंडरस्टूड? तो सर इसमें इसमें रिजल्ट क्या आएगा सर? वो जो केपी में ये जो मंगल जो लगन में बैठ गया, तो हाँ, इसको हेल्थ का साथ जोड़ेंगे हम। बहुत देर है अभी। अच्छा, अभी आज देर आज है। आज दूसरा ही दिन है अभी। ये सब चीजें तो 5वें 6ठे दिन आएगी। ओके, आज का सेशन अभी पूरा हो गया है। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। और कल हमारा जो फ्री क्लास है उसका लास्ट डे है। ओके, उसके बाद अगर आपको अटेंड करना है तो फिर पे करना पड़ेगा। सर एक जैसे आपने वैदिक का नोट्स दिया था ना, केपी का एक छोटा सा नोट्स अगर आप दे सकते हैं सर। हाँ, केपी मतलब वैदिक का जो जैसे बेसिक दिया था उसी तरह केपी का। जी सर, अगर जैसे वैदिक तो आपने 40 पेज का दिया था, आपने हाँ, काफी बेनिफिट भी मिला, थोड़ा सा समझने में आसानी हुआ। ऐसे केपी भी थोड़ा सा अगर दे देते सर। हाँ, देंगे देंगे। ये जी ग्रुप सर, में जी भेज दूंगा। ओके, जी सर। सर थैंक यू सर। या थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। सर ये जो हम पढ़ रहे हैं इसके हमें नोट्स मिलेंगे? हाँ, मतलब कल तक जितना भी चलेगा उसकी नोट्स मिलेगी। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। सर केपी में ना सर सिग्निफिकेटर का नोट्स दे दीजिएगा सर। हाँ, मिलेगी मिलेगी। सिग्निफिकेटर का दे दीजिएगा। पूरा ना वैदिक से ना थोड़ा सा अलग है, देखने में तो लग रहा है वैदिक जैसा, बट वैदिक जैसा नहीं है, थोड़ा सा ना अलग जैसा लग रहा है, थोड़ा सा टफ लग रहा है। हाँ, अलग है अलग।
ओके और किसी को कुछ पूछना है? ओह सुशील जी लैब में काम करते करते क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्या बात है। ओके चलो वेरी गुड। तो आज की क्लास को क्लोज करते हैं, कल मिलते हैं 7 बजे। ओके हैव ए गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं कल 7 Good बजे। night, sir. Thank you, Thank sir. you. Good night, sir. Thank you, sir. जी मुझे एक काम कीजिए, यहाँ से कुछ ढूंढ के लेकर जल्द से जल्द कक्षी के लिए प्रस्थान